214 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। हिंदी विषय की अब दोस्तों हम क्या है ताबड़तोड़ तैयारी करने वाले हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तैयारी कराने वाला हूं, क्योंकि आपको एकदम छपे मिलेंगे क्वेश्चन, एकदम छपे क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए अच्छे से आपको मेरे साथ तैयारी करनी है। एक टॉपिक में दोस्तों आपको एकदम तैयार करा दूंगा, रटवा दूंगा और एकदम सिलेक्टेड बताऊंगा और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा और प्योर सिलेक्टेड में आपको बताने वाला हूँ। तैयार अच्छे से आपको करना है। क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। प्लेलिस्ट पर आपको क्या सभी वीडियो मिल जाएंगी और सभी टॉपिक आपके तैयार हो जाएंगे। आपके काव्य खंड, गद्य खंड, बितानोक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, आपठित गद्यांश पद्यांश, ओके, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या, पत्र लेखन, निबंध लेखन, जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक में आपको तैयार कराऊंगा और हर टॉपिक की वस्तुनिष्ठ भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो छपे क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं बताने वाला हूँ, बस वीडियो को देखकर आपको तैयार करते जाना है और एकदम प्योर सिलेक्टेड बताने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों हम काव्य खंड के, आपकी आरोह काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। एकदम प्योर सिलेक्टेड बताऊंगा, ज्यादा नहीं, 10-12 क्वेश्चन में बता रहा हूं जिन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। तो 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, ओके, कई बार क्या है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आता है, कभी एक ही क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर तो आपके लगभग यहाँ से आप फिक्स ही मानकर आपको चलना है। तो जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। हिंदी में से की हम तैयारी कर रहे हैं, एकदम मैं आपको क्या है शॉर्ट में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और आपने थोड़ी बहुत भी अगर अपनी तरफ से चैप्टर पढ़े होंगे तुरंत ही आपको क्या है सॉल्यूशन तैयार हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। तो कबीर की ईश्वर दृष्टि में क्या ईश्वर एक है, कबीर क्या है भगवान को एक ही मानते हैं। तो उन्होंने इसके तर्क में, उन्होंने इस बात को अपने सिद्ध करने के लिए, कबीर क्या कहते हैं कि भगवान केवल एक ही है, ईश्वर केवल एक ही है, ओके। तो इन्होंने इस बात को अपनी सिद्ध करने के लिए क्या क्या उदाहरण दिए हैं, क्या क्या तर्क दिए हैं। तो कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, उन्होंने इसके समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, संसार में सब जगह एक ही पवन, एक ही जलवायु है। आप कहीं भी जाते हैं जल आपको एक ही मिलने वाला है, पवन हवा एक ही रहती है, सभी एक में एक ही ज्योति समाई हुई है, एक ही मिट्टी के क्या सभी बर्तन बने हुए हैं, सभी प्राणियों में एक ही ईश्वर विद्यमान है, भले ही प्राणी का रूप कोई भी हो। मूर्ख व्यक्ति ईश्वर के भिन्न रूपों का कथन करता है। जो मूर्ख मतलब कबीर के अनुसार क्या है, कबीर जी कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वही क्या है ईश्वर को बांटता है, वही ईश्वर के अनेक रूप दिखाता है, बाकी ईश्वर तो क्या है एक ही है। नेक्स्ट है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है और सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है और सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहेंगे कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे पॉसिबल है। क्वेश्चन तो एक ही या अन्य क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, ओके, अथवा शायद तक 2 ही क्वेश्चन आएंगे। सब क्वेश्चन किस प्रकार से, सब क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि आपको पता है कई सारे सेट में हमारे पेपर आ रहे हैं, ओके, हर कई सारे, पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए 10 जिले में एक पेपर आ रहा है, 10 जिले में एक पेपर यानी 6-7 टाइप के पेपर आपके हर जिले में आ रहे हैं। हर में क्वेश्चन अलग अलग है, लेवल लगभग एक ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है सब में अलग अलग पूछे जा रहे हैं। तो किसी सेट में दोस्तों आपका पूछा जाएगा कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, किसी सेट में पूछा जाएगा कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, तो किसी सेट में आपका आगे पूछा जाएगा मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। और इसलिए मैंने कहा कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सेट में रखा जाए ये नहीं बताया जा सकता, इसलिए पढ़ लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। तो कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दीवाना का मतलब होता है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति क्या है दीवाना कहलाता है। कभी भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि संसार बाह्य आडंबरों में उलझकर ईश्वर को खोज रहा है, अतः कबीर ने क्या है स्वयं को दीवाना कहा है, ओके। क्योंकि कबीर क्यों दीवाना कहा है, क्योंकि किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। जैसे आप भी किसी के प्रेम में डूबे हुए होंगे तो आप भी क्या दीवाना कहलाएंगे। तो किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। और कभी किसके प्रेम में डूबे हुए, भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को क्या दीवाना कहा है। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप ऐसा है। प्रीवियस में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ओके, तो अच्छे से तैयार कर रखना है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। तो मीरा कृष्ण की उपासना पति रूप में करती है, उनका रूप मन को मोहने वाला है, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं, उनके सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित है, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है और वे स्वयं को क्या उनकी दासी मानती है। मायके आई बहन के लिए कबीर ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने की खुशी से आती है, के लिए खुशी से आती है, वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को क्या परिताप का घर कहा है। तो सिंपल समझ गए होंगे कि बहन क्या जब मायके आती है तो क्यों आती है कि अपने परिवार वालों से मिलेगी, अपने भाई बहनों के साथ क्या है कुछ क्षण बिताएगी। जब वो घर आती है, अपने मायके आती है, तब उसे पता चलता है कि उसका एक जो भाई है जेल में। अब जेल में कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जो कवि हैं, ओके, घर की याद के
वो क्या है जेल में थे उस समय। तो जब वो इसलिए कभी कहते हैं कि जब उसे पता चलेगा मेरा एक भाई जेल में है तो उससे क्या है बहुत ज़्यादा दुख होगा। ओके, और इसीलिए क्या है कवि ने घर को क्या परिताप घर कहा है। नेक्स्ट है देख लेते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को घेरा गया है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने अपने घर की याद कविता में अपने पिताजी के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई हैं, उनके पिताजी की क्वालिटी बताई है, तो वो आपको यहाँ बतानी है। तो कई सारे पॉइंट दिए, 3-4 पॉइंट आपको माइंड में रखना है। तो घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषता को घेरा गया है। पहला, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापा ने उन्हें अभी तक छुआ तक नहीं है, और इसके साथ ही वो देश प्रेमी हैं। उनकी प्रेरणा पाकर ही कभी क्या स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया, स्वतंत्रता के लिए काम किया, तभी क्या वो जेल में चले गए थे। वे दौड़ लगाते थे, दंड पेलते थे, वे मौत के सामने आने से भी नहीं डरते थे, वे खिलखिलाकर हंसते थे, वे तूफान की रफ्तार में काम करने की क्षमता रखते थे, वे गीता का पाठ करते थे, वे भावुक प्रवृत्ति के थे। अपने 5वें बेटे की याद आने पर उनकी आंखों से आंखें भर आती थी। तो ये आपकी देखिए दी हुई हैं 6-7 मैंने आपको क्या विशेषता बता दी है, कोई भी आपको क्या 2 से 3 आपको माइंड में रखनी है। नेक्स्ट है चंपा को किस बात पर अचरज होता है, क्यों। तो चंपा निरक्षर थी, यानी चंपा क्या पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। जब कभी अक्षरों को पढ़ना शुरू करता है तो चंपा को हैरानी होती है कि इन अक्षरों से स्वर कैसे निकलते हैं। वह अक्षर व ध्वनि के संबंध को समझ नहीं पाती है, उसे नहीं पता कि लिखे हुए अक्षर ध्वनि को व्यक्त करने का एक ही रूप है। यानी चंपा निरक्षर थी, अब वो तो उसे ये समझ में नहीं आता। जैसे मैंने ये आप लाइनें पढ़ी तो मैंने आपको पढ़कर सुना दी हैं, ओके, लेकिन चंपा को यही समझ में नहीं आया कि काले काले ये अक्षर लिखे हुए हैं, ये आवाज़ कैसे होते हैं, लोग इसको पढ़ कैसे पाते, इसकी ध्वनि कैसे निकल पाती है, क्योंकि बिल्कुल क्या बिल्कुल अनपढ़ थी वो। ओके, अनपढ़ थी, निरक्षर थी, अक्षरों को नहीं जानती थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि ये काले काले ये अक्षर लिखे हुए हैं, लोग ऐसे ध्वनि कैसे निकाल लेते, तो वो समझ नहीं पाती। तो अक्षर और ध्वनि के जो संबंध है वो नहीं समझ पाती थी, इसलिए वो क्या है उसे अचरज होता था इस बात पर। उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कवि है जो आपके वो उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं। कवि कौन है, दुष्यंत कुमार। ओके, तो गजल लिखी है उन्होंने दुष्यंत कुमार जी ने, तो उसमें कहते हैं कि कवि क्या उम्र भर के लिए पलायन होना चाहता है, तो क्यों, तो गजल कविता में कवि उम्र भर के लिए पलायन इसलिए करना चाहता है क्योंकि कवि के अनुसार नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर में चिराग से रोशन कर देंगे, अर्थात देश के हर नागरिकों को हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। आपको आगे जोड़ देना लाइन, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कवि क्या है उम्र भर के लिए पलायन होना चाहता है। तो सिंपल सा आपको बताया जा रहा है कि आपने भी देखा जब चुनाव आते तो जो नेता लोग होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं चुनाव तो वे कुछ ऐसा काम नहीं कराते हैं। ओके, तो यही बताया जा रहा है कि नेताओं ने घोषणा की देश के हर घर में चिराग से रोशन कर दें। चिराग से रोशन कर देना यानी इसका मतलब सुख सुविधाएं, हर घर को क्या सुख सुविधाओं से भर देंगे। ओके, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं हुआ, इसलिए कभी जो उम्र भर के लिए प्लान करना चाहता है। नेक्स्ट है भाषा में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है, तो भाषा में झारखंडीपन का अभिप्राय है झारखंड की स्वाभाविक बोली से है उसका विशेष उच्चारण। कवित्री चाहती कि संथाली लोग अपनी भाषा की स्वाभाविक विशेषताओं को सहज कर रखें। यदि संथाल परगने से दूसरी भाषा के लोग आकर बसने लगेंगे तो यहाँ की स्थानीय बोली व भाषा का लोप हो जाएगा, जो कि क्या चिंता का विषय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बस्तियों को शहरों की आबो हवा बचाने आवश्यक है क्यों। बस्तियों को क्या शहर की जो आबो हवा है यानी शहर का जो वातावरण है उससे बचाने की आवश्यकता है, ऐसा क्यों। तो बस्तियों को शहर की नग्नता व जड़ता आबो हवा से बचाने की जरूरत है। आज शहरी जीवन में समग्र व स्वार्थ की वृत्ति प्रबल हो गई है। यानी आपने गांव में देखा होगा कि लोग क्या मिलजुल कर रहते हैं, किसी को कुछ चीज़ की आवश्यकता है तो एक दूसरे से मांग लेते हैं और सुबह शाम क्या एकदम पंचायत सी लगती है, आपस में बात करते हैं, मिलजुल कर रहा करते हैं। इस शहरों में आप देखेंगे जैसे आप दिल्ली मुंबई या बड़े बड़े इंदौर भोपाल में भी बड़े बड़े फ्लैट चलते हैं, तो आपके बगल में कौन सा पड़ोसी रह रहा है आपको वही पता नहीं चल पाता, क्योंकि आपस में एक भी बातचीत नहीं होती। अपने आए दिन भर काम किया आए मतलब बगल में कौन रहता है ये तक नहीं पता चलता है। ओके, क्या काम करता है ये भी नहीं पता चलता है। गांव में देखें तो हर को पता रहता है ये व्यक्ति ये काम करता है, ओके, उसकी पिताजी का ये नाम है, माताजी का ये नाम है, उसके कितने लड़के हैं, सब कुछ पता रहता है। लेकिन आप देखेंगे शहरों में एक दूसरे को ज़्यादा कुछ अगल बगल से मतलब ही नहीं रहता। तो वही बातें बताई जानी है। इसके साथ ही वहाँ के जो शहरों के लोग हैं ज़्यादा स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं बाकी गाँव की अपेक्षा, तो वही सब चीज़ें वहाँ बताई जानी। तो शहर की आबो हवा से आप मतलब समझ गए होंगे कि कवित्री का मतलब है। तो आज के शहरी जीवन में जीवन का स्वार्थ प्रवृत्ति प्रबल हो गई है, प्रदूषण ही व्याप्त हो गया है। शहर में क्या ज़्यादा प्रदूषण है गाँव की अपेक्षा। शहरी जीवन में उमंग उत्साह व अपनेपन का प्राय अभाव है। बस्तियों का शहर की आबो हवा बचाने से पर ही हमारी भारतीय सभ्यता व संस्कृति की रक्षा संभव है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई चांसेस के आने के, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है।
कवि ने चंपा की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है? कवि ने चंपा की कौन कौन सी विशेषता बताई? अब देखिए इतना बार हम लॉन्ग थ्योरी में दे दिया है तो आपको घबराना नहीं है, बस 2 ही लाइन उनका आंसर लिखना है। समझाने की दृष्टि से मैंने दे दिया है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको विशेषता है तो डायरेक्ट याद रखिए। प्रस्तुत संपूर्ण कविता में चंपा के इर्द गिर्द घूमती है। चंपा कविता की नायिका है, कविता के केंद्र में उपस्थित है। कवि ने कविता की चंपा के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को घेरा है। तो 2 पॉइंट आपको माइंड में रखना है, अनपढ़ और स्वाभाविक चंचल। यानी जो पहला पॉइंट है अनपढ़, तो कविता में चंचल चंपा है, एक क्या है, अनपढ़ लड़की है, वह सुंदर नामक एक ग्वाले की पुत्री। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन तो आंसर तो ठीक ही है, मैन आपको ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि चंपा के पिता का नाम क्या था। तो चंपा के पिता का नाम सुंदर था और क्या काम करते थे, वो ग्वाला का काम करते थे। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। ओके, तो ये आपको बस इतना ही लिखना है। और पढ़ाई लिखाई से दूर स्वयं गाय भैंस चराने का कार्य करती थी। तो चंपा एक अनपढ़ लड़की थी, उसकी वह सुंदर नाम ग्वाले की पुत्री थी, पढ़ाई लिखाई से दूर गाय भैंस चराने का काम करती थी। फिर थी तो आपको दूसरा पॉइंट बताने हैं, दूसरी विशेषता स्वभाव चंचल। चंपा गाँव के वातावरण में पली बड़ी थी, एक अति ग्रामीण परिवेश में रहने वाली लड़की थी, वह स्वभाव से अत्यंत कोमल और भोली भाली। तो ये आपको लिखना है, तो 2 लाइन आपको बता देनी, क्लियर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का निर्माण किन पंचतत्वों से हुआ है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन किसी सेट में देखने को मिलता है। और ये एक वाक्य में भी आपका सकता है, या फिर अगर एक वाक्य में नहीं है तो 2 नंबर में आपको पूछ लिया जाएगा। अग्नि जल वायु धरती आकाश, अग्नि जल वायु धरती आकाश, ये हमारे क्या है, पंचतत्व के। तो यह तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरी? बजर मतलब होता है बिजली गिर जाए। चंपा कामना करती है कि क्या है, जो कलकत्ता शहर है उस पर बिजली गिर जाए, ऐसा क्यों चाहती है? तो चंपा नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाए। कलकत्ता शहर परिवारों को तोड़ने वाला है, ये प्रतीक है शोषण का। इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति को अलग नहीं होना चाहती थी, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती थी ताकि उसका परिवार नहीं टूटे। समझ गए क्या होता है? लोग गांव में रहते हैं, उस कमाने के उद्देश्य क्या शहर जाते हैं, कमाने के उद्देश्य शहर जाते हैं। तो जो जितने भी लोग थे वहाँ, ओके, तो उसका जो पति था वो भी क्या कलकत्ता गया होगा पैसे कमाने के उद्देश्य से। पैसे कमाने जाते हैं तो कैसे परिवार टूट रहा है, अब पत्नी को अकेला रहना पड़ रहा है, घर परिवार को संभालना पड़ रहा है, इससे क्या परिवार टूटता है। तो वही बातें बताई जा रही हैं, और सारी शहर को क्या शोषण करने वाला बताया यहाँ जा रहा है। तो जो कलकत्ता है वो परिवार को तोड़ने वाला बताया जा रहा है, शोषण का प्रतीक है, परिवार को तोड़ने वाले का प्रतीक है। चंपा नहीं चाहती थी उसका पति क्या है उसे छोड़कर क्या है कलकत्ता चला जाए, इसलिए जो चंपा है वो कलकत्ता का विनाश चाहती है, इसलिए उसने कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती हैं? तो आओ मिलकर बचाएं जो कविता है इसमें कवित्री बच्चों और बड़ों के लिए क्या बचाना चाहती हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवित्री बच्चों के लिए मैदान और बड़ों के लिए अनेक चीज़ों के साथ साथ पहाड़ों की शांति बचाने की बात कहती हैं। तो बच्चों के लिए मैदान, क्योंकि आपने भी देखा शहरों में भी इतनी ज़्यादा मैदान नहीं, गांव में आप देखिएगा हर कई जगह आपको क्या मैदान मिल जाएंगे। जैसे आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो कई जगह आपको एरिया मिल जाएंगे। शहरों में या आपकी जो मोहल्ले में रहते हैं तो बहुत ही कम मुश्किल से आपको क्या किसी बहुत ही कम मोहल्ले हो जहां मैदान अच्छा मिल पाए। ओके, तो मैदानों की कमी हो गई है, तो वही बताया जाए कवित्री क्या है बच्चों के लिए मैदान और बड़ों के लिए क्या है पहाड़ों की शांति बचाने की बात कहती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट काव्यखंड आरोग्य बता दिए हैं। ओके, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि आपको क्या है अगर पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ के रखेंगे तो वीडियो को देखते ही देखते आपके क्या है सभी क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आगे मैं आपको काव्यखंड की वस्तु रिस्पेक्टिव करा दूंगा और पत्र लेखन निबंध लेखन आपके और साथ ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी बता दूंगा। लास्ट में आपको टॉप 50 भी प्रैक्टिस करा दूंगा और आप कहेंगे तो पूरी तरीके से मैं आप तैयारी का प्रयास कराऊंगा। बस आप वीडियो देखते जाइएगा और तैयार करते जाइएगा। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से अनुराग साटी क्लास से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको क्या है हिंदी कोर्स ज्वाइन कर लेना है। और हिंदी कोर्स लेते हैं क्लास 11 हिंदी कोर्स लेते समय हिंदी 80 कूपन कोड अप्लाई करिएगा तो सीधे दोस्तों आपको 50 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो फीस और आपको कम हो जाएगी। तो नामात की फीस में कंप्लीट आपको हिंदी सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा। तो आसानी से आप क्या है क्लास 11 के सभी हिंदी में जितने भी टॉपिक है पूरी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आसानी से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और कम समय अच्छे से तैयारी करके रिवीजन भी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोर्स लेकर आप दोस्तों जरूर रखिएगा। तो आइए दोस्तों को वीडियो से लाइक करें, सर आप जो साथ ही टाइम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट रहता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।